दोस्तों, सुपर वुमन मानवीय कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड 15। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, एक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें। दोस्तों, अपने गांव और अपने शहर का नाम भी लिखकर हमें जरूर भेजें। हमें पता चले कि आप लोग हमारी कहानियों को कहां से सुनते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी कमेंट करें कि सुपर वुमन कहानी अभी तक कहां पहुंची है। अपने शहर और अपने गांव का नाम लिखकर जरूर भेजें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 15, सुपर वुमन मानवी। मानवी ने नैतिक को हरा दिया था और उसके बाद यारा नैतिक के पास पहुंच गई थी। वह उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा कि नैतिक मरे हुए जैसा लग रहा है तो वो बड़ी चिंता में आ गई थी। लेकिन जैसे ही नैतिक ने आंखें खोली, उससे खुशी भी हुई। लेकिन जैसे ही वो उसके पास थी, नैतिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यारा तुम ये क्या कर रही हो? जब उसे आखिरकार होश आ गया था, उसने यारा को चुप रहते हुए देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि आज यारा इतनी शांत कैसे हो गई। लेकिन अब जानकर उसे एहसास हुआ कि उसे बांध रखा था और संघर्ष पहले ही बेकार था। यारा ने उसकी तरफ देखकर समझाते हुए कहा, यहाँ से कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। आज रात हम वापस पटना चलेंगे। मुझे मालूम है कि तुम उस लड़की के पीछे जरूर जाओगे। प्यार में, दुश्मनी में ये तुम पर था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वो लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि दिल्ली के बलदेव शेखावत की पोती है। यारा ने उसे सिर से पांव तक सावधानी से लपेटा हुआ था। उसकी बात पर गुस्सा करते हुए नैतिक ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरना चाहती हो? यारा मुझे जाने दो, मैं अभी उसे ढूंढना चाहता हूँ। नैतिक केचो की तरह छटपटा रहा था, लेकिन वो एक फाइटर का मुकाबला कैसे कर सकता था। यारा ने नैतिक को एक झटके में उठाया और हल्के से बिस्तर पर फिर से पटक दिया। नैतिक जो घेरे में लिपटा हुआ था, लिपट गया और छटपटाने लगा। नैतिक ने उसको गुस्से में देखते हुए कहा, तुम ये मुझे उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें उफ। आखिरी शब्द उसके नहीं निकले। नैतिक के मुंह में चादर का एक गुच्छा उसने ठूंस दिया। इसके बाद यारा ने नैतिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो बिस्तर पर पागलों की तरह छटपटा रहा था। इसके बजाय उसने अपना काम किया और सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसे आज रात यहाँ से निकल जाना था। राजदूत के व्यक्तित्व को देखते हुए वो शायद मानवी नामक उस लड़के को आसानी से जाने नहीं देने वाला था। डबल स्टैंडर्ड का जादुई फाइटर था वो। हालांकि अभी उसका लेवल इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि भविष्य में उसका लेवल कितना ऊंचा होगा या नहीं। राजदूत उसे आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठाने देगा और स्वाभाविक रूप से वनैतिक को यह जानकारी नहीं दे सकता था। यारा शट ने बिस्तर पर पड़े उस तड़पते हुए व्यक्ति को देखा और फैसला कर लिया कि वो अभी चले जाएंगे। वे इस लड़के को वापस घर ले जाएंगे और उसकी माँ को उससे निपटने देंगे। जब तक वो घर पर नहीं पहुंच पाते, तब तक निपटने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही दावत में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स और टीचर वापस आए, उन्होंने देखा कि यारा नैतिक जैसी एक मम्मी को गाड़ी में लाद कर लेकर जा रही है। यारा ने सब स्तब्ध टीचर्स का सामना किया और नैतिक ने पूरी ताकत से छटपटाया और यारा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम पहले निकलेंगे। मास्टर, इस लड़के को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे डर है कि यह बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा, सुसाइड करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा उपाय किया। ये कहते हुए यारा बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रही थी। उसके हाव भाव और धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी बात सुनकर मास्टर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। बाकी स्टूडेंट्स भी मंत्रमुग्ध होकर ये अजीब और गरीब हास्यास्पद दृश्य देख रहे थे। वहीं राजदूत ने सिर हिलाया और उन्हें जाने दिया। शुरू से ही राजदूत को डर था कि नैतिक पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। वो कुछ ऐसा कर देगा जिसकी दोनों शहरों से कुछ हद तक शांतिपूर्ण संबंधों पर असर पड़ेगा। यारा का उसे अभी ले आना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जब यारा ने ये शब्द कहे, तो उसके कंधे पर बैठा व्यक्ति नैतिक और भी ज्यादा छटपटाने लगा। नैतिक जब तक गाड़ी में चढ़ रहा था, तब तक वो लगातार धीमी आवाजें निकाल रहा था। केवल यारा ही नैतिक के धीमे शब्दों को समझ पाई थी। नैतिक ने उसको गाली देते हुए कहा, उफ, यारा तुम कितनी नीच हो।
मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा। अफसोस की बात है कि दबी हुई आवाजें अंधेरी रात में दब ही गई। गाड़ी नैतिक को, जिसे कसकर लपेटा गया, सुस्त दिखने वाली यारा को लेकर रात में गायब हो गई। कस्टम्स को उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद गाड़ी बिना किसी रुकावट के उसी रात रवाना हो गई। और इस तरह नैतिक को यारा द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से बलपूर्वक अपने वश में कर लिया गया, जिससे वो अपने दिल के बहादुर और आकर्षक मानवी से दूर चला गया। वहीं उधर दावत समाप्त होने के बाद मानवी और बलदेव शेखावत एक गाड़ी में सवार होकर शेखावत प्लेस की ओर चले गए थे। बलदेव शेखावत के चेहरे पर लालिमा छा गई और उसका मूड आज बहुत अच्छा था। जैसे उसे पता चला कि मानवी असल में एक डबल क्लास जादूगरनी है, वो भावुक हो गया और फिर समझ गया कि मानवी ने रोहित के साथ एनर्जी का इस्तेमाल तकनीक जरूर सीखा होगा और उसकी यह पोती वाकई बहुत मेहनती थी। इस बार उसे लगातार हैरानी हुई। उसे इतना आश्चर्य हुआ कि उसका कलेजा मुंह को आ गया था। आधी रात को मानवी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन गहरी नींद में नहीं थी। वहीं वर्तमान में स्टडी रूम में गंभीर और तनावपूर्ण माहौल था। बलदेव शेखावत अपनी कुर्सी पर बैठा और एक तंग कपड़ों वाले आदमी के सामने खड़ा था। तंग कपड़ों वाले आदमी ने धीमी आवाज में बलदेव शेखावत को सूचना देते हुए कहा, हाइनेस, मिस से हारने वाला युवक नैतिक, वो वीर फाइटर यारा रात में ही दिल्ली छोड़ चुके थे। उसकी बात सुनकर बलदेव शेखावत ने भौहें चढ़ाई। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, और अधिक लोगों को मानवी का पालन करना होगा, उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। हालांकि उसने इस प्रतियोगिता को जीतने के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। एक जादू फाइटर के रूप में मुझे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से डर लगता है। वहीं शंकर शांत खड़ा रहा। उसके दिल में लगातार चिंता का भाव था। आज मानवी सचमुच बहुत चमकदार थी, लेकिन जैसे एक ऊंचे पेड़ को हवा उतनी अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मशहूर लोग भी ढेर सारी मुसीबत अपनी ओर खींच लेते हैं। वो सतर्क और क्रूर राजदूत जो एक दोषी के बदले हजार बेगुनाहों को सजा देता था, मानवी के लिए सचमुच एक खतरा था। अगर राजदूत को पता चल गया कि मानवी हाल ही में इतनी ताकतवर हुई है, तो वो उसे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तंग कपड़े वाले आदमी ने उसकी रक्षा करने की कसम खाते हुए अपनी छाती ठोकते हुए कहा, जी, आपका मातहत अपनी जान की बाजी लगाकर मिस की रक्षा करने की कसम खाता है। वहीं बलदेव शेखावत ने भौहें चढ़ाई। वो अद्वितीय जादूगर, लेकिन उसके स्टूडेंट्स ने केवल उसका जादू नहीं सीखा, बल्कि फिर भी वो व्यक्ति क्या सोचेगा। बलदेव शेखावत के विचार अंतहीन थे। शंकर ने धीमी आवाज में बलदेव शेखावत को दिलासा देते हुए कहा, हाइनेस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि मिस इस मसले को आसानी से संभाल लेगी। उसे पूरा विश्वास था कि मानवी इस मामले को अच्छी तरह संभाल लेगी। उसकी बात सुनने के बाद बलदेव शेखावत ने हल्के से हाथ हिलाकर सभी को जाने का इशारा करते हुए कहा, हाँ, ये सच है, अगर कोई समस्या ना हो तो आप जा सकते हैं। वो वहीं उधर बिस्तर पर लेटी मानवी के मन में अचानक भीम की आवाज आई, मानवी, मानवी कोई आ रहा है। मानवी ने उसकी बात सुनने के बाद जब ध्यान दिया, तो बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। यह आहट सामान्य से अलग थी। यह निश्चित रूप से कोई नौकर या बॉडीगार्ड नहीं था। और हाँ, शंकर वो आदमी अक्सर खिड़की से अंदर आता था, इसलिए वो भी नहीं हो सकता था। तो आखिर ये कौन था? मानवी कुछ नहीं बोली। बेशक उसने दरवाजे के बाहर से आ रही आवाज पहले ही भांप ली थी। रोहित ने कुछ नहीं किया, इसीलिए उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया था और अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मानवी को नुकसान पहुंचे। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति इधर उधर टहलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके कदम बहुत हल्के थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिचकिचा रहा हो। कमरा एकदम शांत था, क्योंकि खिड़की की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति अचानक रुक गया, चुपचाप वहां खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे की सिलवटों से शब्द धीरे धीरे तैरते हुए आए, शुक्रिया, आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया।
अगले ही पल कदम तेजी से चले गए, मानो वो भाग रहे हों। तभी भीम जोर से बोला, अरे अरे, वो छोटी लड़की वास्तव में जानती भी है कि धन्यवाद कैसे व्यक्त किया जाता है। याद रखो, वो अपनी नाक आकाश की तरफ ऊपर करके चली थी है। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसने एक नए महाद्वीप की खोज की हो। लेकिन तभी मानवी ने जम्हाई लेते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, और बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गई। भीम चुपचाप पलके झपकाता रहा और कुछ अज्ञात सोचता रहा। वहीं उधर प्रकाश के मंदिर में मध्य में हरे बालों और विचित्र आंखों वाली दिव्य दृष्टि ने अपने क्रिस्टल बॉल को बोहें चढ़ाकर देखा। एक अंधेरे कमरे में वो अभी भी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं पढ़ पा रही थी, जिसे देवी खोजना चाहती थी। अगर ये इसी तरह चलता रहा, अगर हम उस व्यक्ति को जल्दी नहीं ढूंढ पाई, तो परेशानी होगी। यदि वो व्यक्ति उसकी सीमा से बाहर था, तब देवी शुद्धिकरण के लिए अवतरित होगी। इस समय जीवन शांतिपूर्ण था और मानवीय को नैतिक के बदले का सामना नहीं करना पड़ा था, और नैतिक गायब हो गया। वहीं भीम पूरी तरह से हैरान होते हुए बोला, अजीब बात है, वो छोटा शैतान बिना बदला लिए वापस क्यों आ गया? शायद उसे कोई बड़ी बीमारी थी। भीम पूरी तरह से हैरान था। उसे इस बात की खुशी थी कि उस समय उसने जोर से यह नहीं कहा कि उसने कसम खाई कि अगर वो आदमी बदला लेने नहीं आया, तो उसका सरनेम उस छोटे शैतान के नाम जैसा ही होगा। सौभाग्य से उसने ये बात जोर से नहीं कही। वह इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी भीम ने अचानक मानवी की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? उसकी आवाज सुनकर भीम आश्चर्य से लगभग चीख पड़ा। उसने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये छोटे शैतान सुन भी कैसे सकती है मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मुमकिन नहीं है। भीम भूल गया था मानवी उसके आध्यात्मिक तरीके के आधार पर चीजों का अनुमान लगा सकती थी। उदाहरण के लिए भी भीम के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव थोड़ी अशिष्ट थी। स्वाभाविक रूप से आदमी निश्चित रूप से अच्छा नहीं सोच रहा था। तभी भीम ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम इंस्टीट्यूट जाने वाली हो। उसकी बात सुनकर मानवी ने ठंडी सांस ली। बेशक भीम की बातें बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थी। भीम ने मानवी के ट्रेनिंग के कपड़े देखे और मानवी के लिए चिंतित होते हुए बोला, क्या तुम अब भी जारी रख सकती हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम तो रोज ऐसा करती हो। उस कठोर चेहरे वाले बॉडीगार्ड रोहित के साथ लड़ते हुए मानवी के शरीर पर कई निशान थे। मानवी ने ठंडे स्वर में पूछा, ये बताओ, क्या यह ज्यादा अच्छा लगता है, दर्द या मौत? उसकी बात सुनकर भीम सिहर उठा। कुछ ऐसा जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मौत के साथ सब कुछ चला जाता है, तो दर्द का जिक्र ही नहीं। इसके बाद मानवी ने उसे उठाया और ट्रेनिंग ग्राउंड के पीछे की तरफ चल पड़ी। रोहित भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये एक कठिन ट्रेनिंग का दिन था। भीम नींद में जम्हाई ले रहा था और वैसे भी उसे चोट नहीं लग रही थी। हथियारों की आवाज लगातार गूंज रही थी। अगर मानवी ने ट्रेनिंग के चारों ओर बैरियर न लगाया होता, तो कौन जाने कितने लोग इस भीषण युद्ध से चौंक जाते। भीम मानवी के हाथ और शरीर पर टूट पड़ा। दोनों पहले से ही घायल थे। उसके कपड़े पानी में भीग चुके थे। बस यही सोचकर उसे पसीना आ गया, ये छोटे शैतान बहुत खूंखार थी, बहुत ज्यादा क्रूर। उसने खुद के साथ असाधारण कठोर व्यवहार किया। उसकी गहरी और ठंडी निगाहें, क्रूर और जंगली भाव उसे देखने से रोक रहे थे। रोहित ने भौहें चढ़ाई। मानवी के हमले आम फाइटर से बिल्कुल अलग थे, चालाक और क्रूर। इसीलिए मानवी ने कहीं ज्यादा ताकतवर मानवी के सामने भी, जिसके पास सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, वो पीछे हट गया और मानवी रोहित पर तलवार लहराते हुए आगे बढ़ गई। उन्होंने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की और इस एक हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। कौन जानता था कि अगले ही पल कुछ अकल्पनीय घटित हो जाएगा। तभी एक रोएदार और अनजान प्राणी अचानक मानवी के सामने आ गया। इतनी तेज गति नंगी आंखों से उसे देखना बिल्कुल संभव नहीं था। यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि प्रकाश की गति से भी तेज था। मानवी एकदम से ठिठक गई। ये छोटी सी अनजान आकृति रोएदार, फिर भी मुलायम और गर्म थी। लेकिन ये क्या थी? ये किस तरह का छोटा जानवर था? गलत। छोटे जानवर
बिना जाने इस अवरोध में प्रवेश भी नहीं करेंगे। शिखावत महल में किसी ने पहले भी इस छोटे जानवर के बारे में नहीं सुना था। चिरप 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 चिरप। छोटा रोएदार जानवर सावधानी से मानवी के सिर पर चढ़ गया। उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मानवी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये क्या है? रोहित ने हैरानी भरी आंखों के साथ सदमे की हालत में कहा, यह ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा जानवर है। रोहित ने जब इस जानवर को अचानक आते देखा तो वह सदमे से भर गया। वो उसे देखता रहा क्योंकि ये सावधानी से मानवी के सिर पर चढ़ गया था और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं जब मानवी के सिर से नहीं हटा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस जानवर को अपने सिर से पकड़ लिया। किसे पता था कि वो उसे हटा नहीं पाएगी और उसकी जगह उस छोटे से जानवर ने मानवी की टोपी को कसकर पकड़ लिया। भीम का मुंह अचंभे से बंद हो गया। उसने उस छोटे जानवर को आंक लिया था जिसने इस सत्तावादी को इतना कठिन समय देने की हिम्मत की। छोटे कान, रोएदार सिर, रोएदार पंजे, रोएदार गोल शरीर, काली गोल बड़ी आंखें घूमती हुई एक छोटी सी पूंछ भी। ये छोटा मीट बॉल जैसा दिखता था। उसने इस तरह का छोटा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। ये आखिर था क्या? हालांकि वो नहीं जानता था कि ये क्या है। ये छोटा जानवर बहुत प्यारा भी था। हाँ, बहुत प्यारा। अगर एक आदमी के रूप में वो सोचता तो ये बहुत प्यारा था। और ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ये छोटा जानवर लड़कियों के लिए घातक होगा। अभी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इतनी प्यारी चीज मानवी के उस शैतान के सिर पर चढ़ गई थी। उस छोटे शैतान की ठंडी अभिव्यक्ति और छोटे जानवर के प्यारे आकार का संयोजन पूरी तरह से बिल्कुल अलग था। वो एक बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला दृश्य था। वो हंसना चाहता था लेकिन हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। चिरप 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 चिरप। वो छोटे जानवर ने मानवी के सुनहरे बालों को देखा और बिना किसी अनावश्यक हरकत के मानवी के बालों को नीचे और उसके कंधों तक फैला दिया। उसकी यह हरकत देखकर रोहित ने घबराते हुए मानवी को अलर्ट करते हुए कहा, मिस मानवी, ध्यान से। रोहित घबराया हुआ था। अचानक प्रकट हुआ यह छोटा सा जानवर ऊपर से हानि रहित लग रहा था, लेकिन कौन कह सकता था कि उसके बुरे इरादे कैसे होंगे। मानवी की भौहें चढ़ गई। आखिर ये जानवर क्या था और उसे मैजिक बेस्ड इलेक्ट्रिक हैंडबुक या शेप शिफ्टर इलेक्ट्रिक हैंडबुक में उसने नहीं देखा था। जब मानवी ने छोटे जानवर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा और उसकी गर्दन में अचानक खुजली हुई। छोटा सा जीव वास्तव में अपना मुंह खोलकर मानवी की गर्दन पर लगे घाव को हल्के से चाट रहा था। जैसे ही सभी ने सोचा कि ये छोटा जादुई जानवर हानि रहित है, मानवी को अचानक चक्कर आने लगा। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने तुरंत अपने आप को स्थिर करने के लिए जमीन में घोंप दिया। तभी भीम घबरा कर जोर से चिल्लाया, मानवी, मानवी। रोहित का दिल भर गया था। उसने भी कहा, मानवी, मिस मानवी, क्या हुआ आपको? वो मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या होगा। जादुई जानवर ने ऐसा क्या कर दिया? मानवी की निगाहें सचमुच थोड़ी धुंधली हो गई थी। एक मजबूत बांधने वाली शक्ति वास्तव में उस घाव से निकली जिसे उस छोटी सी चीज ने चाटा था। इसके अलावा इसने एक तूफान की तरह हमला किया था। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी, अभी उसके लिए सामना करना मुश्किल लग रहा था। अगर ये एक औसत व्यक्ति होता तो वे पहले ही अपने सभी चित्रों से खून उगल चुके होते और मर गए होते। इस छोटे से रोएदार गोले ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर मजबूर कर दिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट मालिक सेवक वाला था। हालांकि मानवी ने जादुई जानवर की तलाश करने और किसी ज्यादा शक्तिशाली रूप बदलने वाले ढूंढने के बारे में सोचा था ताकि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उसकी सहायक बन सके। लेकिन उसने नहीं सोचा था ये ऐसे होगा। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि ये चीज क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति जादुई जानवर के साथ केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था। इसलिए उसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता। अभी मानवी का पहले कॉन्ट्रैक्ट इस अनजान छोटे मांस के गोले से छीन लिया था। भीम और रोहित दोनों मानवी को देख रहे थे। वो वहां घबराई हुई निश्चल खड़ी थी। उनके दिल बहुत तनाव में थे। डर के मारे सोच रहे थे कि कहीं आवाज निकलने या कोई हरकत करने से मानवी अभी मुसीबत में ना फंस जाए। उस समय दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई। मानवी के मन में एक दूसरे और गंभीर गरिमापूर्ण आवाज धीरे से आई,
मेरा नाम व्हाइट एम्परर है। और वो आवाज फिर से गायब हो गई। मानवी हकी बकी रह गई। ये आवाज उस छोटे से बालों वाले गोले से आ रही थी। ये नहीं हो सकता। चाहे कितनी ही देर बाद मानवी की उंगली आखिरकार हिल गई। ठीक उसी समय उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उस पावरफुल और हायर पावर का विरोध करते हुए अभी अभी उसने बहुत अधिक शक्ति खर्च कर दी थी। भीम ने भावुक होकर कहा, मानवी, मानवी क्या तुम ठीक हो? रोहित ने मानवी के कंधे पर बैठे छोटे से रोएदार उस जानवर को देखते हुए आंखें चढ़ाते हुए कहा, मिस, आखिरकार ये हक क्या हो रहा है? मानवी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये जादुई जानवर है और इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और ये वास्तव में एक मालिक नौकर कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहते हुए मानवी ने अपने कंधे से छोटे फोरबल को नीचे उतारा। छोटे फोरबल ने मानवी के हाथ पर घाव को अंतरागत से दबाया। मानवी ने कुछ नहीं कहा। ये अनुबंधित जानवर जो बहुत प्यारा और हानि रहित दिखता था, उसने जबरदस्ती एक तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था। भीम भी हक्का बक्का रह गया। उसने शौक होते हुए पूछा, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया? मालिक नौकर का कॉन्ट्रैक्ट? अब मानवी के पास अपना जादुई जानवर भी था। ये छोटा सा रोएदार मांसल जीव, ये प्यारी हानि रहित बेकार चीज, उसे एक उंगली से उड़ाया जा सकता था। अगर दूसरे लोगों को पता होता कि चमत्कारी और फेमस फाइटर मानवी के पास छोटा जादुई जानवर है तो क्या होगा? भीम कल्पना में डूबा हुआ था। दबंग मानवी, जिसका चेहरा ठंडे दबाव से भरा हुआ था, जोर से चिल्लाई। सबको झटका देते हुए उसने सबकी निगाहों को अपनी ओर खींच लिया। फिर धीरे धीरे से एक छोटा सा रोएदार फर वाला जानवर उसके सिर पर चढ़ गया और उसे पंजे हिलाते हुए चहचहाया। जब मानवी को कुछ नहीं पता चला कि यह जानवर कौन सा है तो उसके सिर हिलते हुए उसने कहा, मैं जाकर मास्टर से पूछूंगी ये कौन सा जानवर है। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था। उसने व्हाइट एम्परर को उठाया और बैरियर से बाहर निकल गई। मानवी शंकर को ढूंढ रही थी। शंकर उसको उसी लेबोरेटरी में मिला। शंकर की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने मानवी की छाती पर काफी देर धीरे धीरे हिलते हुए छोटे से फोरबल को देखा। उसने बेबसी से हाथ हिलाया लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाया। शंकर को तुरंत विनोद का ख्याल आया। ख्याल आते ही उसने मानवी की तरफ देखते हुए कहा, मानवी, तुम्हें मास्टर विनोद से पूछना चाहिए। उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मास्टर। अभी भी उसके मन में गुस्सेल बुजुर्ग के बारे में सोच रही थी जो अभी गुस्से में लग रहा था, इस बात से नाराज कि उसने एनर्जी फाइट सीखी और उसे नहीं सिखाया। इस बार जब वो हैक करने जा रही थी तो वो उसे हैक करते हुए परेशान कर सकती थी। तभी व्हाइट एम्परर मानवी की गोद से निकलकर उसके कंधे पर दुबक गया। ये फर का गोला बहुत प्यारा था। जैसे वो जाने के लिए मुड़ी, शंकर ने गंभीरता से कहा, और हाँ मानवी, एक बात का ध्यान रखना, किसी को मत बताना कि तुम्हारा और इस चीज का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मानवी ने तुरंत सिर हाँ हिलाते हुए कहा, जी मास्टर। ये समझते हुए कि संभाविक रूप से शंकर ने अपने विचार दिए थे। इसके बाद मानवी अपने कमरे में गई और वहां कपड़े बदलने लगी। रोहित उसे गाड़ी से लेकर जादूगर के एसोसिएशन की तरफ चला गया। शिकावत महल से बाहर निकलकर गाड़ी कुछ गलियों से गुजरी। मानवी, जो पहले गाड़ी की दीवार पर टिकी आंखें बंद करके आराम कर रही थी, उसने अचानक आंखें खोली और रोहित के ठंडे चेहरे का सामना किया। तभी रोहित ने व्यंग करते हुए कहा, लगता है वो कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। मिस आखिरकार गेट से बाहर जा रही थी, वे इसी का इंतजार कर रहे थे और कार्रवाई करने को बेताब हैं। स्वाभाविक रूप से भीम को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए उसने धीरे से कहा, क्या ये वही अजीब युवक है जो तुमसे हार गया था? मानवी ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तभी रोहित ने हंसते हुए कहा, ये शायद उस राजदूत द्वारा भेजे गए किलर्स हैं। जरूरत से ज्यादा सतर्क, सावधान, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। उस दिन आपकी फाइट ने उस मोटे सुअर को डरा दिया था। उसके मुंह से असामान्य शब्द निकले थे। उसकी बात सुनकर मानवी हल्के से आ भरी। उस दिन की जीत वाकई एक संयोग थी। पोप जैसे लोग शायद समझ गए होंगे कि वो क्यों जीती थी, इसलिए पोप को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन उस राजदूत को पूरा यकीन था कि वो सचमुच पावरफुल और ताकतवर है।
अफसोस जैसा कि उम्मीद थी, उसे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। मानवी की धीमी आह सुनकर भीम स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि मानवी क्या सोच रही है। वो फिर से हंसना चाहता था, लेकिन इससे पहले की तरह उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। मानवी ने आंखें सिकोड़कर बाहर की गतिविधि को भांपते हुए कहा, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये लोगों के दो ग्रुप्स थे। पीछे वाला ग्रुप पहले ही सामने वाले कुछ अधीर ग्रुप्स का निशाना बना रहा था। मानवी तुरंत समझ गई कि ये निश्चित रूप से दादाजी द्वारा उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए लोग थे। रोहित ने उन सिक्योरिटी टीम को देखकर निश्चित होते हुए कहा, जी जी चलते रहिए। और इसी तरह गाड़ी बिना किसी घटना के जादूगर एसोसिएशन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़े इंटरनी ने जब देखा कौन उतरा है, तो तुरंत आगे आया और स्वागत किया। मानवीय महान नाम दिल्ली में अब गूंज रहा था। मानवी और रोहित की अटर्नी जादूगर विशाल जादुई लिफ्ट से सीधे ऊपर मंजिल पर विनोद की प्रयोगशाला में ले गया। इंटरनी जादूगर ने प्रणाम किया और फिर लिफ्ट से नीचे उतर गया। प्रयोगशाला के बाहर पहुंचते ही मानवी ने दरवाजा खटखटाया और विनोद को आवाज लगाते हुए कहा, मास्टर। विनोद ने स्पष्ट अंदर से आवाज आई, वो यहाँ नहीं है। भीम ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा कि बूढ़ा वाकई में बचकाना है। वो साफ तौर पर अंदर है और फिर भी कह रहा है कि वो अंदर नहीं है। ये बिल्कुल साफ था कि मानवी अपनी एनर्जी तकनीक सीखने और उसे न बताने पर अभी भी वो नाराज था। ये सामान्य बात थी, क्योंकि चाहे फाइटर जादू सीख रहे हैं या जादूगर एनर्जी तकनीक सीख रहे हैं, तो उनके मास्टर को अपमानित महसूस होगा, गुस्सा भी आएगा। तभी मानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से स्पष्ट रूप से कहा, मास्टर, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब से मैं आपकी हर इच्छा मानूंगी। उसकी बात सुनकर अगले ही पल दरवाजा अचानक खुल गया। विनोद का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। उसने कहा, क्या सचमुच? वहीं उनकी हरकतों से भीम सिहर उठा। ये छोटे शैतान, और हाँ, वो छोटे शैतान, उसने सचमुच इतनी सख्त बातें कहने की हिम्मत की। भीम ने विनोद को सहानुभूति से घूरा। बेचारा बिल्कुल धोखे खाने वाला था। मानवी ने सिर हिलाया और अस्वस्थ भाव से कहा, सच में जो भी मास्टर को गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आत्मरक्षा के लिए एनर्जी तकनीक सीख रही हूँ। अगर मैं किसी आपात स्थिति में फंस जाऊं, मेरे पास कोई मंत्र पढ़ने का समय न हो, तब मैं बच सकती हूँ। उसकी बात सुनकर विनोद ने अपने होठ बेच लिए, मुंह बना लिया। मानवी ने एक सांस ली और बनावटी दयनीय भाव से आगे कहा, यहाँ आते हुए रास्ते में मुझे किलर्स का सामना करना पड़ा। अपनी पहचान के साथ मुझे डर है कि भविष्य में मुझे अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मास्टर, आपकी दी हुई जादू की शिक्षा मेरी असली शिक्षा है। मैं भागने के लिए सिर्फ एनर्जी तकनीक का इस्तेमाल करती हूँ। मास्टर, क्या आप भी मुझे जादू करने का साहस है, जबकि किसी ने मेरी छाती में छेद कर दिया है? विनोद ने अपने बाल पकड़े और जोर से रगड़ा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कौन मारना चाहता है? अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की, तो मैं उसके पूरे परिवार को जादू में उड़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर रोहित और भीम दोनों के मुंह फूल गए। एक निषिद्ध मंत्र पूरे परिवार को उड़ा देगा। उन्हें डर था कि वह सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरे शहर को उड़ा देगा। तभी मानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब आप मुझसे नाराज नहीं है ना? यह कहते हुए विनोद जोर से हंसा और मानवी के साथ हंसने लगी। विनोद ने हंसते हुए उन्हें अंदर आने के लिए रास्ते से हटते हुए कहा, अगर तुम वही करो जो तुमने वादा किया, तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। मानवी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ, लेकिन वो है क्या? मानवी की आंखों में चालाकी की एक दृश्य चमक थी। विनोद ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। विनोद की नजर मानवी की खूबसूरत लेस वाली स्कर्ट पर पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। भीम और रोहित तुरंत समझ गए कि बूढ़ा बिगलेट वोल्ट क्या करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो मानवी की स्कर्ट उठाने में वो पहले से कामयाब नहीं हुआ। विनोद ने शर्मिंदा होकर कहा, तो मैं तुम्हारी स्कर्ट उठाना चाहता हूँ। तुम मेरे चेहरे पर लात मारने की इजाजत नहीं है। रोहित और भीम को आश्चर्य हुआ। मानवी ने वास्तव में उसकी रिक्वेस्ट पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है मास्टर। अगले ही पल भीम ने फिर से निश्चितता से के साथ पूर्ण निश्चितता के साथ पुष्टि की कि वो छोटे शैतान एक छोटे शैतान ही थी।
उसके साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना और जरा भी उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना। विनोद ने बड़ी उत्सुकता से मानवी की स्कर्ट ऊपर उठाई। तभी विनोद की मुस्कान गायब हो गई। मानवी ने ट्रेनिंग के इस्तेमाल होने वाली मजबूत पैंट पहनी हुई थी। पैंट मानवी की टांगों पर कसकर लिपटी हुई थी, बिल्कुल एकदम हवाबंद। मानवी ने शांति से अपनी स्कर्ट नीचे खींच और विनोद स्तब्ध से धीरे से बोला, मास्टर, मैंने आपकी मांग पूरी करी, अब तो आप नाराज नहीं है ना? विनोद का चेहरा राख सा हो गया। उसके मुंह से निकला, हाँ हाँ। ये सब देखकर भीम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। जैसा कि उम्मीद थी, इस बिगड़ैल बुजुर्ग को धोखा दिया गया। लेकिन मानवी, ये छोटे ही शैतान इतनी चालाक थी, उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि विनोद इस तरह की बेशर्मी की मांग करेगा। इसीलिए उसने पहले ही उपाय सोच लिया था। रोहित ने भी पीछे से अपनी हंसी रोक ली। तभी मानवी ने व्हाइट एम्परर को अपनी गोद से बाहर निकला और विनोद की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर, मैं चाहती हूं कि आप इसे देखें। ये कैसा जादुई जानवर है। जैसे ही विनोद ने उस जानवर की तरफ देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो मन ही मन कई कयास लगाने जा रहा था। क्या था उस जादुई जानवर में? अब क्या होगा आगे? क्या मानवी को वो सच्चाई बता पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।